अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स के फर्स्ट हाफ की एक्सप्लेनेशन। एंजाइम बेसिकली बेटा है क्या? एंजाइम एक प्रोटीन है, एक मॉलिक्यूल है प्रोटीन से बना हुआ, जो क्या करता है हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम का काम पढ़ रहे हैं हम। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है और जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे हो रहे होते हैं, ये एंजाइम उन रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, बेसिकली ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसका काम है बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना, और स्पीड बढ़ाने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप। यानी ये एंजाइम आया, इसने आपकी हेल्प की, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई और ख़ुद वहाँ से चला गया, ना उसमें इसका कोई फ़ायदा ना उसमें इसका कोई नुकसान हुआ। अब आप देखें कि हमने कहा बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस की जहाँ बात आती है वहाँ लफ्ज़ आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म की आगे से दो टाइप्स हैं, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटा, आपने जहाँ पे भी कैटा का लफ्ज़ याद रखना है कि कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जहाँ पे कैटाबॉलिज्म आएगा वहाँ पे क्या होगा? बड़े मॉलिक्यूल्स टूट कर, यानी कॉम्प्लेक्स लार्ज स्ट्रक्चर्स टूट कर छोटे सिंपलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है वो टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसमें तब्दील हो जाता है। तो ये क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल दैट इज़ ग्लूकोज, वो टूट गया एक सिंपलर छोटे मॉलिक्यूल दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद है आपके पास एक और एग्जाम्पल, लाइपोलाइसिस। लाइपोलिपिड से निकला है जिसका मतलब होता है फैट। लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। तो लाइपोलाइसिस क्या है कि जब लिपिड का मॉलिक्यूल टूटता है जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बॉडी में रिलीज होते हैं। अब आते हैं दूसरी टाइप पे, दैट इज़ एनाबॉलिज्म। जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें अगर आपको एग्जांपल देखी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? पौधे के लिए ग्लूकोज बनाते हैं, और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है ऑक्सीजन। तो एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें छोटा मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में मिले और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया दैट इज ग्लूकोज। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड नाम के छोटे मॉलिक्यूल्स के बनती है। जब वो छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास एक पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। नीचे इन दोनों की एग्जाम्पल भी हैं। उसके अलावा हम यहाँ से एक ब्लू बॉक्स भी कवर करेंगे कि हमिंग बर्ड जो है उसका मेटाबॉलिक रेट तमाम जानदारों में से सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, और यही वजह है कि हमिंग बर्ड को हर टाइम खाते रहना पड़ेगा ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी बनती रहे। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, उसके बावजूद पीछे शोर है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आई कांट हेल्प इट। आई होप आप सब इसे बेयर कर सकें। देन आ जाते हैं हम 7.2 पे, दैट इज़ एंजाइम। एंजाइम मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन में आकर रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है और ख़ुद उस रिएक्शन से निकल जाता है। बेसिकली एग्जाम्पल इस तरह से अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में से दूँ, तो अगर आप कोई पहाड़ी रास्ते में चढ़ रहे हैं या अगर आप कहीं घूमने गए हो तो आपको पता है अक्सर गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही होती, ढलान से ऊपर नहीं जा रही होती, तो लोग आते हैं आपकी गाड़ी को पुश करते हैं और गाड़ी ऊपर चढ़ाने में आपकी हेल्प कर देते हैं। तो अब जो लोग आए जिन्होंने आपकी गाड़ी पुश की, आपकी हेल्प की, ना इसमें उनका कोई फ़ायदा था ना नुकसान था। उनको इससे कोई सरोकार नहीं था कि आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ती है कि नहीं, लेकिन वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि वो रिएक्शन को तेज़ करने के लिए आए और चले गए।
ठीक है। उसी तरह एंजाइम भी बॉडी में रिएक्शन को तेज़ करने के लिए आता है, रिएक्शन जैसे ही तेज़ हुआ वो चला जाता है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें एंजाइम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले क्या है, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम ज़्यादातर किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन की चेन भी किधर से किधर तक, 100 से लेकर 1000 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल प्रोटीन से बनता है। उसके बाद एंजाइम का स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर होता है। बेसिकली एंजाइम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है, अगर इसका वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 3D यानी 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ही उन्हें दूसरे सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसकी एंजाइम ने हेल्प करनी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही उस मॉलिक्यूल उस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को बाइंड करने में हेल्प करता है, यानी जुड़ने में हेल्प करता है। फिर है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक है। अगर बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन है, जो मिसाल अगर मैं आपको दूं तो लाइपेज एक एंजाइम है जो कि बॉडी में फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लाइपेज फैट के अलावा बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद हों उनमें से किसी के लिए भी काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फैट को ही तोड़ेगा। दैट इज़ इट्स स्पेसिफिसिटी, कि वो सिर्फ फैट के साथ ही कंबाइन करेगा, वो और किसी चीज़ के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में। आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो है अमाइलेज की, कि स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है उसे अमाइलेज नाम का एंजाइम तोड़ता है, उसके अलावा कोई एंजाइम उसे नहीं तोड़ पाता। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ये लोकेशन की बेस पे एंजाइम है। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो हैं जो सेल के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर वो एंजाइम्स हैं जो सेल की बाहर केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टमक की कैविटी में जो एंजाइम्स मौजूद हैं जिनमें पेप्सिन आ जाता है, ट्रिप्सिन आ जाता है, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर है को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। कभी कभार एंजाइम्स को, एंजाइम प्रोटीन है, उन्हें अपने साथ काम के लिए, हेल्प के लिए एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आएगा तभी एंजाइम पूरी तरह से एक्टिव होकर अपना काम कर पाएगा। इस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं को फैक्टर। ठीक है। अब को फैक्टर के भी आगे से दो ग्रुप हैं, एक है इनऑर्गेनिक को फैक्टर और दूसरा है ऑर्गेनिक को फैक्टर। इनऑर्गेनिक को फैक्टर में आपके पास मेटल आयंस आते हैं जैसे आयरन एंड मैग्नीशियम, और ऑर्गेनिक की आगे से दो टाइप्स हैं। इनऑर्गेनिक का मैंने आपको बता दिया कि मेटल आयंस आएंगे जैसे आयरन और मैग्नीशियम। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें जैसे ये एंजाइम की टाइप्स हो गई, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म की टाइप्स हो गई, वो वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे कोफैक्टर की टाइप्स हो गई, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फिर कोफैक्टर्स में से भी आगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आ गए, तो उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कौन से हैं। तो आप यहाँ से देखते जाएं कि ये लॉन्ग भी हैं और साथ साथ शॉर्ट भी हैं इनमें डिफरेंशिएट वाले। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में दो आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप है जो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़ा हो, मिसाल के तौर पे बायोटिन एंड द हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन वाला जो ग्रुप है, हीम, वहाँ से एक लफ्ज़ निकला है, हीम ग्रुप। वाइटामिन्स में बायोटिन एग्जाम्पल है और उसके अलावा हीम ग्रुप जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और कोएंजाइम की बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ लूजली बाइंड करते हैं और फ़ौरन ही रिएक्शन के फ़ौरन बाद निकल जाते हैं। इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स शामिल हैं और उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनमें NAD और NADPH ये दोनों मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। उसके बाद है एंजाइम एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मल्टीपल एंजाइम्स जो हैं वो एक चीज़ को बनाने के लिए बारी बारी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता होगा, आप लोग रीले रेस खेलते हैं स्पोर्ट्स डे पे, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को देता है अपना हाथ में जो उसने पकड़ा होता है, कोई सा भी रिले रेस के दौरान जो भी चीज़ आपने हाथ में पकड़ी होती है वो आप क्या कर रहे होते हैं, अगले बच्चे को देते जाते हैं। वैसे ही एंजाइम्स भी सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के थ्रू, एक सीक्वेंस के थ्रू काम करते हैं। एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, यानी उसने भी अब उसे नेक्स्ट पॉइंट तक लेकर जाना है।
फिर वहाँ पे जो बच्चा खड़ा है यानी वो एंजाइम जो खड़ा है उसने अब इस चीज़ को नेक्स्ट पॉइंट तक लेके जाना है। तो ये क्या है, एक सीरीज़ में एक तरतीब वाइज काम चल रहा होता है। तो मल्टीपल एंजाइम एक सीक्वेंस में काम करते हैं, क्या करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। हर एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेप पर आएगा, रिएक्शन को वहाँ से स्पीड अप करेगा और निकल जाएगा, और जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक इसी तरह से ये चीज़ चलती रहेगी कि मैंने पहले काम किया, मेरा जो प्रोडक्ट बना वो मैंने अगले एंजाइम को हैंड ओवर किया, उसने उस पर काम किया, उसका जो प्रोडक्ट बना उसने उससे अगले एंजाइम को हैंड ओवर किया, इस तरह से। फिर है यूजेस ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्च को तोड़ने के लिए आप एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च को तोड़ा जाता है इनटू सिंपल शुगर्स, जिसकी वजह से आप किधर किधर हेल्प लेते हैं, आप बेकरी में हेल्प लेते हैं, वाइट ब्रेड, बन्स और रोल्स बनाने में, उसके अलावा चीज़ बनाने में। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स अपना यहाँ काम दिखाते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में देखें तो हमें पता है कि जो दरख्त हैं उनके हम उनको यूज़ कर कर हम पेपर बना रहे होते हैं। तो हमें ये भी पता है कि वो काफ़ी थिक होते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए, विस्कोसिटी अगर आम फहम ज़ुबान में बताऊँ तो किसी चीज़ के बहने की रफ्तार। अगर मैं उस चीज़ को पानी में मिक्स करूँ, जैसे शहद है, शहद को अगर मैं किसी उस पे क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड पे या किसी चीज़ पर गिरा दूँ और उसे टिल्ट करूँ, तो मैं देखूँगी कि शहद थोड़ा स्लोली नीचे आएगा, यानी बहेगा थोड़ा स्लो स्लो। उसकी जगह अगर मैं पानी का कतरा डालूँगी तो वो फ़ौरन नीचे चला जाएगा। तो ये क्या है, उसकी विस्कोसिटी यानी उसके बहने की तादाद। तो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में एंजाइम जो है विस्कोसिटी कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको अमाइलेज बताया कि वो स्टार्च के दाग उतारता है, लाइपेज जो है वो उसके क्या कहते हैं, फैट के दाग उतारता है, और प्रोटीज़ जो है, प्रोटीज़ वो प्रोटीन के दाग उतारता है कपड़ों से। ये डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। एंड देन है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एंजाइम्स स्टार्च और प्रोटीन को सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हम यीस्ट यानी खमीर को इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। फर्मेंटेशन की एक और एग्जांपल है, हम अपने घरों में अचार बनाते हैं। हम तेल के अंदर या विनीगर के अंदर चीज़ों को क्या करते हैं, डिप कर कर रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, और फिर उसमें बैक्टीरियाज ऐसे पैदा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे पैदा होते हैं जो उसको खट्टा कर देते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं। तो उसके अलावा आप लोग घर में अगर बेकिंग करते हैं तो आपको पता है कि आप यीस्ट डाल के मैदे में रखते हैं और वो क्या कर जाता है, फूल जाता है थोड़े दिन बाद। तो वो क्या है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, यानी वो खमीर हो जाता है। फर्मेंटेशन बेसिकली खमीर करने का प्रोसेस है। आई होप यहाँ तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ आई हो। अगर बीच में कोई बैकग्राउंड नॉइज़ेस थी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।